स्वागत। हाँ। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो वाकई दिलचस्प है। हाँ। मतलब ये सीधे तौर पर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते हैं। हाँ, कि ये जो पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी है या जो सामान्य बिजनेस होता है, बिल्कुल उससे हटकर लंबे समय में अच्छी खासी संपत्ति कैसे बनाई जाए। सही। हमारे सामने एक वीडियो के कुछ अंश हैं जो धन निर्माण के 4 खास तरीकों या कह लें कि स्तंभों पर रोशनी डालते हैं। 4 पिलर्स। हाँ। आज हम इन्हीं तरीकों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि ये असल में कैसे काम करते हैं और क्या ये वाकई लंबे समय में दौलत बनाने का रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, और ये विषय जैसा आपने कहा हमेशा प्रासंगिक रहता है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता की चाहत वो तो लगभग हर किसी में होती है ना। हाँ, कौन नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता कि भाई उसका वित्तीय भविष्य सुरक्षित हो। ये जो स्रोत सामग्री है ये हमें 4 रास्ते सुझाती है। एक खास हुनर सीखना, अपना काम शुरू करना मतलब बिजनेस, फिर निवेश करना, और चौथा अपना नेटवर्क और पहचान बनाना। जी। दिलचस्प बात ये होगी कि हम न सिर्फ इन चारों को अलग अलग समझें बल्कि ये भी देखें कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं। क्या ये एक दूसरे पर निर्भर है? अच्छा पॉइंट है। क्या कोई एक रास्ता दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यही सब आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो पहला कदम जो इस सामग्री में सुझाया गया है वो है एक उच्च आय वाला कौशल, हाई इनकम स्किल सीखना। मतलब कोई ऐसा हुनर हासिल करना जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो और जिसके लिए लोग अच्छा पैसा देने को तैयार हों। सही। स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कोडिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सेल्स। ये वो चीजें जो आजकल काफी चर्चा में रहती हैं। हाँ, ये आजकल के डिजिटल युग के हिसाब से काफी प्रासंगिक उदाहरण है। बिल्कुल। और स्रोत यहाँ एक सीधी सी दिखने वाली तरक्की का रास्ता बताता है। पहले हुनर सीखो, स्किल, फिर उस हुनर के ग्राहक ढूंढो, क्लाइंट, उनसे पैसे कमाओ, पैसा, और फिर विकास की संभावनाएं वो कहते हैं असीमित हैं, ग्रोथ अनलिमिटेड। अच्छा। एक तरह से ये एक फॉर्मूला जैसा लगता है, स्किल प्लस क्लाइंट प्लस पैसा प्लस ग्रोथ अनलिमिटेड। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान शायद न हो, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये है कि स्रोत इस कौशल को आपकी बुनियाद बता रहा है, फाउंडेशन। अच्छा। ये वो पहली चीज है जिस पर आपका काफी हद तक नियंत्रण है। मतलब आप तय कर सकते हैं कि क्या सीखना है, कितना अच्छा सीखना है और इसे लगातार बेहतर कैसे करना है। ये बात सही है। ये सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है, बल्कि बाजार में अपनी एक जगह बनाने का, अपनी कीमत तय करने का तरीका है। जब स्रोत उच्च आय पर जोर देता है तो उसका शायद मतलब है कि ऐसा कौशल चुने जिसकी मांग ज्यादा हो और आपूर्ति शायद कम हो। हाँ, या जिसमें स्पेशलाइजेशन हो। बिल्कुल। या जिसमें विशेषज्ञता का स्तर कमाई को काफी बढ़ा सकता हो, या आपको किसी एक कंपनी पर या एक नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाता है। सेल्फ रिलायंट। सही। ये सिर्फ पहली कमाई के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार प्रासंगिक बने रहने और अपनी कमाई क्षमता को समय के साथ बढ़ाने के बारे में है। ये बात तो सही है कि ये नियंत्रण अपने हाथ में देता है, और इसी बुनियाद पर, जैसा कि आपने कहा, दूसरा स्तंभ खड़ा होता है जी, जिसका जिक्र स्रोत में है, अपना व्यवसाय शुरू करना, बिजनेस स्टार्ट करो। यहाँ बात सिर्फ अपने हुनर को बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे एक संगठित रूप देना, एक बिजनेस मॉडल में ढालने की है। हाँ, एक स्ट्रक्चर देना। स्रोत कहता है कि शुरुआत छोटी भी हो सकती है, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग से आगे बढ़कर अपनी छोटी सी एजेंसी खोल लें, या कोई ई-कॉमर्स स्टोर शुरू करें, या फिर बिल्कुल अलग। हाँ, या फिर बिल्कुल अलग तरह का कुछ, जैसे एक कैफे। हाँ, ये कौशल आधारित कमाई से एक तार्किक अगला कदम लगता है। देखिए, जब आप सिर्फ अपना कौशल बेचते हैं तो आपकी कमाई काफी हद तक आपके काम करने के घंटों पर निर्भर करती है ना। हाँ, टाइम इज मनी वाली बात। बिल्कुल। आप जितना ज्यादा समय देंगे उतना कमाएंगे, लेकिन समय तो सीमित है, 24 घंटे ही है सबके पास। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत की वो बात आती है जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। कौन सी? व्यवसाय में आय की कोई सीमा नहीं होती, ना इनकम लिमिट। ये पारंपरिक नौकरी या सिर्फ हुनर बेचने के मुकाबले बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या ये वाकई सच है? देखिए, अगर हम इसे स्रोत के नजरिए से देखें तो कोई आय सीमा नहीं का मतलब सैद्धांतिक क्षमता से है, पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल। जब आप व्यवसाय बनाते हैं तो आप सिर्फ अपना समय या हुनर नहीं बेच रहे होते,
आप एक सिस्टम बना रहे होते हैं। सिस्टम। ये सिस्टम कर्मचारियों, प्रक्रियाओं, तकनीक का उपयोग करके आपके व्यक्तिगत समय से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, स्केल कर सकता है। ये सिस्टम संभावित रूप से आपके बिना भी चल सकता है और पैसा कमा सकता है। इसीलिए सैद्धांतिक रूप से आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, आप कितना भी बड़ा स्केल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन छिपा है, जिसे स्रोत सीधे तौर पर नहीं कहता, पर जिसका इशारा जरूर है। इस असीमित क्षमता के साथ असीमित जोखिम और जिम्मेदारी भी आती है। हाँ, ये तो है। व्यवसाय में सिर्फ मुनाफे की गारंटी नहीं होती, नुकसान का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है, और इसके लिए मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। माइंडसेट शिफ्ट। बिल्कुल, आपको एक कर्मचारी या फ्रीलांसर की तरह सोचने के बजाय एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना होगा, जो जोखिम का आकलन करता है, फैसले लेता है, टीम बनाता है, शायद पूंजी जुटाता है और अनिश्चितता से जूझता है। तो कोई सीमा नहीं एक आकर्षक नारा है, पर इसके पीछे की हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मानसिकता का बदलाव। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका बदलने जैसा नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदलने जैसा है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी ने कौशल सीखा, चलो व्यवसाय भी शुरू कर लिया और कुछ पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो स्रोत के अनुसार अगला पड़ाव क्या है? तीसरा स्तंभ है निवेश करना शुरू करो, इन्वेस्ट करना शुरू करो। जी। यहाँ बात उस पैसे को काम पर लगाने की है जो आपने पहले 2 स्तंभों से कमाया है। शायद स्रोत में उदाहरण है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। हाँ, ये धन निर्माण की पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पहले 2 से थोड़ा अलग है ना? हाँ, कैसे? पहले 2 स्तंभ सक्रिय आय, मतलब एक्टिव इनकम बनाने पर केंद्रित थे, जहां आपको काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। सही। निवेश जो है वो निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम या संपत्ति निर्माण, वेल्थ क्रिएशन का रास्ता खोलता है। और स्रोत इस बारे में एक बहुत ही दमदार लाइन कहता है, मुझे याद है, पैसे से पैसा बनता है, यही असली खेल है। हाँ, पैसे से पैसा बनता है, यही रियल गेम है। ये सुनने में जादू जैसा लगता है कि आपका पैसा खुद ही और पैसा पैदा करने लगे। क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखिए, सिद्धांत रूप में सीधा है, लेकिन व्यवहार में धैर्य और समझ की मांग करता है। ये असली खेल जिसे स्रोत कह रहा है, वो मूल रूप से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर आधारित है। कंपाउंडिंग? हाँ, सुना है इसके बारे में। इसे सरल शब्दों में समझें तो जब आप निवेश करते हैं तो आपको उस पर रिटर्न मिलता है। ठीक। अगले साल आपको न सिर्फ अपने मूल निवेश पर रिटर्न मिलता है, बल्कि पिछले साल के रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। अच्छा, रिटर्न पे रिटर्न। एग्जैक्टली, यानी आपकी कमाई भी कमाई करना शुरू कर देती है। समय के साथ ये छोटा सा प्रभाव बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए इसे असली खेल कहा है शायद। स्रोत शायद इसे असली खेल इसीलिए कह रहा है क्योंकि यहीं पर आपका पैसा सचमुच आपके लिए काम करना शुरू करता है, बिना आपके सक्रिय रूप से समय लगाए। यह सक्रिय आय से निष्क्रिय आय की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ हैं। जैसे? स्रोत ये तो बताता है कि निवेश करो, पर ये नहीं कि कैसे, कब और कितना। ये सवाल आते हैं मन में। हाँ, ये तो सबसे बड़े सवाल है। निवेश में भी जोखिम होता है, बाजार ऊपर नीचे होते हैं, सही जानकारी और रणनीति के बिना पैसा डूब भी सकता है। तो असली खेल का हिस्सा बनने के लिए सीखना और समझना यहाँ भी जरूरी है। हाँ, ये जानना कि कैसे शुरू करें, कहाँ निवेश करें, कितना जोखिम लें, ये सवाल अक्सर लोगों को निवेश से रोकते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल, डर लगता है कई बार। तो कौशल हो गया, व्यवसाय हो गया, निवेश भी चलो शुरू कर दिया। अब आता है चौथा और आखिरी स्तंभ जो स्रोत बताता है, नेटवर्किंग और व्यक्तिगत ब्रांडिंग। नेटवर्किंग एंड ब्रांडिंग। ये बाकी तीनों से काफी अलग महसूस होता है क्योंकि इसमें सीधे पैसे का लेन देन नहीं दिखता। सही कहा, ये थोड़ा अमूर्त लगता है, एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन स्रोत इसे अनदेखा नहीं करता, जो दिलचस्प है। स्रोत का तरीका यहाँ भी सीधा है, लोगों के बीच अपनी कीमत बनाओ, वैल्यू बिल्ड करो। इसका मतलब है कि अपने क्षेत्र में, अपने समुदाय में या जहां भी आप काम करते हैं, वहां एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएं जो कुछ मूल्यवान योगदान देता है, जिसकी कोई पहचान है एक तरह से। जी, एक रेप्यूटेशन। और इसका नतीजा स्रोत के अनुसार अवसर अपने आप मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली मिलती हैं। क्या ये किस्मत की बात है? मुझे नहीं लगता कि स्रोत इसे किस्मत कह रहा है।
जब वो कहता है अवसर अपने आप मिलते हैं, तो उसका शायद मतलब है कि जब आप सक्रिय रूप से लोगों से जुड़ते हैं यानी नेटवर्किंग करते हैं और अपनी एक सकारात्मक पहचान बनाते हैं यानी ब्रांडिंग करते हैं, तो आप अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अच्छा, खींचते हैं अवसरों को। हाँ, एक तरह से ये किस्मत नहीं बल्कि आपके द्वारा बोए गए बीजों का फल है। सोचिए, एक मजबूत नेटवर्क आपको क्या दे सकता है। शायद कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। शायद कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो आपको सही सलाह दे, या कोई ऐसी निवेश की जानकारी मिल जाए जो आमतौर पर उपलब्ध ना हो। हाँ, ये सब मुमकिन है। और आपकी अच्छी प्रतिष्ठा, आपकी ब्रांडिंग, वो लोगों का आप पर भरोसा बढ़ाती है, जो इससे सौदे करना, सहयोग करना, ये सब आसान हो जाता है। सही बात है, ट्रस्ट फैक्टर। बिल्कुल। तो ये स्तंभ सीधे पैसा नहीं बनाता, लेकिन ये उन तीनों स्तंभों के लिए उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करता है जो पैसा बनाते हैं। कैटलिस्ट। ये आपके कौशल को सही मंच दे सकता है, आपके व्यवसाय के लिए दरवाजे खोल सकता है और आपके निवेश के लिए बेहतर अवसर ला सकता है। ये एक तरह से सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल का निर्माण है, जो वित्तीय पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये चौथा स्तंभ बाकी तीनों को मजबूती दे सकता है। तो अगर हम इन चारों स्तंभों को एक साथ देखें। जी। पहला, एक मूल्यवान हुनर सीखना जो बाजार में बिक सके। दूसरा, उस हुनर या किसी और विचार पर एक व्यवसाय खड़ा करना ताकि कमाई की सीमाएं टूट सकें। तीसरा, कमाई हुई पूंजी को निवेश करना ताकि पैसा आपके लिए काम करे। और चौथा, लोगों से जुड़ना और अपनी एक पहचान बनाना ताकि सही मौके मिल सकें। सही। अब सवाल ये उठता है कि इन चारों का आपस में क्या रिश्ता है? क्या इन्हें इसी क्रम में करना जरूरी है? इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इन्हें चार अलग स्तंभों की तरह प्रस्तुत करता है, लेकिन जैसा हमने चर्चा में देखा, ये अलग थलग नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे आपका कौशल आपके व्यवसाय की नींव बन सकता है। आपके व्यवसाय से होने वाला मुनाफा निवेश के लिए पूंजी दे सकता है, और आपका नेटवर्क और ब्रांडिंग आपके कौशल को बेचने, व्यवसाय को बढ़ाने और निवेश के अवसर खोजने में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। अब रहा सवाल कि क्या इन्हें इसी क्रम में करना जरूरी है। श्रोता ऐसा कोई कठोर नियम नहीं बताता। हो सकता है कोई पहले निवेश करना शुरू करे अगर उसके पास पूंजी है, या कोई पहले नेटवर्किंग पर ध्यान दे। हो सकता है। लेकिन तार्किक रूप से देखें तो पहले कुछ मूल्य बनाना, चाहे वो कौशल हो या व्यवसाय, फिर उसे बढ़ाना यानी निवेश, और इस पूरी प्रक्रिया में लोगों से जुड़ना यानी नेटवर्किंग और ब्रांडिंग, ये एक स्वाभाविक प्रगति लगती है, एक लॉजिकल फ्लो। एक नेचुरल प्रोग्रेशन। हाँ। और शायद इसीलिए, जैसा कि आपने कहा, ये सब जुड़े हुए हैं। स्रोत अंत में एक पंक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम या सार बताता है, जो सीखता है वो ही कमाता है। बिल्कुल, ये एक तरह से इन चारों स्तंभों को एक साथ बांधने वाला धागा है, वो कॉमन थ्रेड। अच्छा। चाहे आप नया हुनर सीख रहे हो, या व्यवसाय चलाने की कला सीख रहे हो, या निवेश की बारीकियां समझ रहे हो, या फिर प्रभावी ढंग से नेटवर्किंग और ब्रांडिंग करना सीख रहे हो, निरंतर सीखना और बदलते समय के साथ खुद को ढालना, अडेप्ट करना, यही सफलता की कुंजी है। लर्निंग इज की। एग्जैक्टली। स्रोत का ये कहना कि जो सीखता है वही कमाता है, इस बात पर जोर देता है कि धन निर्माण कोई स्थिर लक्ष्य नहीं है कि बस पहुंच गए और हो गया। नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बाजार बदलते हैं, तकनीक बदलती है, अवसर बदलते हैं, इसलिए सीखते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और ये सिर्फ ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को लागू करना भी है, एक्शन लेना। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि स्रोत के अनुसार धन निर्माण कोई एक जादुई छड़ी घुमाने जैसा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुआयामी रणनीति है जिसमें कई हिस्से शामिल हैं। ये एक मैराथन दौड़ है, कोई छोटी दौड़ नहीं। लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इन चारों क्षेत्रों, कौशल, व्यवसाय, निवेश और नेटवर्क में लगातार मेहनत करने, सीखने और बढ़ने की जरूरत है। ये एक समग्र यानी होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाने की बात करता है। एकदम सही। और ये सब जानने के बाद एक सोचने लायक सवाल ये उठता है, जिसे स्रोत सीधे तौर पर नहीं पूछता, लेकिन जिसकी ओर इशारा जरूर करता है। क्या? कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी अपनी मौजूदा स्थिति, उसके पास क्या संसाधन है, क्या स्किल्स हैं,
उसकी रुचि किस में है, वो कितना जोखिम उठा सकता है। इन सब को देखते हुए इन चारों स्तंभों में से कौन सा पहला कदम सबसे ज्यादा मायने रखता है या सबसे व्यवहारिक हो सकता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। पर्सनलाइज्ड अप्रोच। बिल्कुल। क्या हर किसी को पहले कौशल पर ही ध्यान देना चाहिए, या किसी के लिए सीधे व्यवसाय में उतरना बेहतर हो सकता है, या शायद छोटी शुरुआत निवेश से करना ज्यादा सुरक्षित लगे? इस पर विचार करना अपनी व्यक्तिगत यात्रा की योजना बनाने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हर किसी को अपनी स्थिति के अनुसार सोचना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है कि स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण धन निर्माण के इन 4 स्तंभों को और गहराई से समझने में मददगार साबित हुआ होगा। उम्मीद तो यही है।